हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्क फॉर एनर्जी या कुछ एमसीक्यूज। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 59. So in the given question, it is saying that a bomb of mass 3 kg explodes in air into two pieces of masses 2 kg and 1 kg. ठीक है, जैसे कि मान लो एक मास है 3 kg का. ठीक है, दिस इज ए 3 kg मास. It explodes into two pieces of smaller masses 2 kg एंड 1 kg रेस्पेक्टिवली. ठीक है, अब ये जो 3 kg का मास था, इसका वेलोसिटी जो था ये था जीरो, रेस्ट पे था. ये एक्सप्लोड किया तो इसका मतलब इसके पास कोई वेलोसिटी आएगा. मान लेते हैं इसका वेलोसिटी है v1 और इसका वेलोसिटी है v2. ठीक है, द स्मॉलर मास गोज एट स्पीड 80 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, तो इसका स्पीड दिया हुआ है v2 इज गिवन 80 मीटर पर सेकेंड. ओके, बट v1 is not given. And what it is asking? It is asking that the total energy imparted to the two fragments is, कितना एनर्जी इम्पार्ट हुआ है दोनों सिस्टम, मतलब टोटल दो फ्रैगमेंट्स के ऊपर. दैट इज टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2. ओके, दिस इज द टोटल एनर्जी इम्पार्टेड टू द सिस्टम. तो कितना एनर्जी इम्पार्ट हुआ है हम निकालेंगे. काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2. अब काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? मास चाहिए और वेलोसिटी चाहिए. तो यहाँ से हमें वेलोसिटी निकालना पड़ेगा पहले, बिकॉज मास तो यहाँ पे दोनों के पास है लेकिन v1 के पास वेलोसिटी नहीं है. सो हमें वेलोसिटी कैसे पता चलेगा? बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा? यहाँ पे कंजर्व रहता है. ठीक है, क्योंकि कंजर्व रहेगा बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस फ्रैगमेंट. ठीक है, या फिर जो बम है, ये बम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा था. इट एक्सप्लोड्स ड्यू टू द इंटरनल एनर्जी. ठीक है, इंटरनल एनर्जी वजह से वो एक्सप्लोड हुआ है. तो एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो होगा तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व. मतलब पी फाइनल मस्ट इक्वल्स टू पी इनिशियल और m1v1 प्लस m2v2 मस्ट बी इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम क्या था? जीरो, बिकॉज द बॉम्ब इज एट रेस्ट इनिशियली. so velocity is zero. So mass into velocity is nothing but zero. Okay, so final velocity can be calculated as m1 कितना बताओ? 2 kg. v1 कैलकुलेट करना है. m2 कितना है? 1 kg. v2 कितना है? 80 given. that must be equals to 0 और v1 equals to minus 40 meter per second. This is the velocity of v1. Okay, now we need to calculate the kinetic energy of both the fragments. So kinetic energy 1 plus kinetic energy 2. This is the total energy. Okay, so now the total energy is given by half m1 v1 square plus half m2 v2 square. ये हो जाएगा हाफ m1 कितना है? 2 kg. v1 स्क्वायर कितना है? दैट इज 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस 40 का होल स्क्वायर दैट इज 1600 प्लस हाफ इंटू m2 कितना है? 1 kg. v2 कितना है? 80. 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6400. सो टोटल एनर्जी इज गिवन बाय, ये यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, और ये 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 3200. आंसर इज 1600 प्लस 3200 और टोटल एनर्जी इज गोइंग टू बी 4800 joules, or I can write 4.8 kilo joules. Okay, so answer is option number 4. Okay, so moving ahead to the next question, that is question number 60. Okay, so it is saying that the area of the acceleration displacement curve of a body gives. अच्छा, पहले हम निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का कर्व. ठीक है, दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट एस. इसके अंदर जो कर्व रहेगा द एरिया अंडर दिस कर्व दैट इज एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट.
ठीक है। अगर हम चाहें तो इसे एक मास मल्टीप्लाई करके मास से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, फोर्स बाय मास इनटू डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स। ओके, एंड व्हाट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वर्कड बाय मास। ओके, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन डिवाइडेड बाय मास। और वर्क को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, वर्क को, और डिवाइडेड क्या होगा, डिवाइडेड बाय मास होगा। यस, तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, द एरिया ऑफ द एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व ऑफ ए बॉडी गिव्स, ऑप्शन 3 देखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 देखो, क्वेश्चन नंबर 61, a ball of mass 2 kg and another ball of mass 4 kg are dropped together from 60 feet tall building। ठीक है, दोनों मासेस हैं, बॉल हैं, जिसका मासेस अलग अलग है। m1 है 2 kg and m2 is given 4 kg। okay, it is saying that are dropped from the 60 feet tall building, सेम हाइट से दोनों को ड्रॉप किया गया। ठीक है, सेम हाइट से दोनों को मान लेते हैं ड्रॉप किया गया। ठीक है, दिस इज 60 फीट हाइट, 60 फीट हाइट। नाउ इट इज सेइंग दैट आफ्टर फॉल of 30 feet each towards the earth, their respective kinetic energies is in the ratio। तो ये जब ड्रॉप होके, मान लो ये बॉल है, ये ड्रॉप होके आया होगा 30 फीट, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, और ये भी ड्रॉप होके कहाँ तक आया होगा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस। ओके, 30 फीट। तो यहाँ पे इसका रेस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, उसका रेशियो निकालना है। अब बताओ पहले वाले का क्या होगा, बताओ काइनेटिक एनर्जी एट हाफ ऑफ दिस पॉइंट, दैट इज गोइंग टू बी, अच्छा इनिशियल इसके पास एनर्जी कितना था, एम जी एच। यस, एम जी एच, दैट इज, ये दिस इज द टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट। ओके, 60 फीट हाइट में था ना, जब यहाँ आया होगा तो इसके पास होगा पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, दोनों होना चाहिए। यस, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, एम जी, ये होगा H1 तो ये हो जाएगा H2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसे बोलते हैं V1 बोल देते हैं। ठीक है, सो हाफ एम V1 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू एम जी H1 माइनस एम जी H2। ओके, सो हाफ एफ एम V1 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू, ये समझ में आया ना कैसे आई है। देखो यहाँ से ड्रॉप किया गया, यहाँ से अगर ड्रॉप करेंगे ये नीचे आएगा। ठीक है, नीचे आएगा मतलब इनिशियली इसके पास क्या था, ओनली पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जैसे ये नीचे आएगा, ठीक है, नीचे आ रहा है ना अभी, अभी पूरा नीचे नहीं आएगा, अगर पूरा नीचे आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा जीरो, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा मैक्सिमम, जस्ट नीचे टकराने से पहले। ठीक है, लेकिन ये बोला क्या गया है कि ऊपर से नीचे हाफ, हाफ मतलब इसके पास क्या होगा, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगा बिकॉज ऑफ हाइट, और काइनेटिक एनर्जी भी होगा बिकॉज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहा है, जैसे कि मान लो फ्रिक्शन हो गया, ठीक है, एयर ड्रैग हो गया, ऐसा कुछ एक्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस है, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इसलिए यहाँ पे जो कंजर्वेटिव फोर्स है इसकी वजह से क्या होगा, तो एनर्जी जो है वो क्या होगा, कंजर्व हो जाएगा। एनर्जी कंजर्व मतलब यहाँ पे जो एनर्जी था इस पॉइंट पे भी सेम एनर्जी होना चाहिए। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होता बताओ, पॉइंट वन पे जो था पॉइंट टू पे भी सेम होना चाहिए। तो पॉइंट वन में क्या था, एम जी H1, पॉइंट टू में क्या होगा, दैट इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। इज दैट क्लियर। सो यहाँ पे हाफ एम वी वन क्या, हाफ एम वी वन स्क्वायर दैट मस्ट बी इक्वल्स टू एम जी H1 माइनस एम जी H2। तो यहाँ पे एम जी कॉमन लेते हैं, H1 माइनस H2 दैट इज 60 माइनस 30, दैट इज गोइंग टू बी 30। ओके, सो आई कैन राइट, यहाँ से मास को कैंसिल कर देंगे, सो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2G इंटू 30। इज दैट क्लियर। ओके, नेक्स्ट हम निकालेंगे व्हाट इज फॉर दिस ऑब्जेक्ट 2, M2 मास के लिए, इसके लिए भी सेम आएगा, दैट इज V2 स्क्वायर इज गोइंग टू बी 2 इंटू जी इंटू कितना आएगा, ये भी 30 आएगा। ठीक है, क्योंकि H1 माइनस H2 करेंगे तो इसका भी क्या आ जाएगा,
ये 60 में था, फिर 30 में आ गया, तो मास तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो 2g इंटू 30। ठीक है, अब हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द बॉडी। तो दैट विल बी हाफ m1 v1 स्क्वायर डिवाइड बाई हाफ m2 v2 स्क्वायर, इसका रेशियो निकालेंगे। तो हाफ हाफ कैंसिल, m1 कितना बताओ, दैट इज 2 kg इंटू v1 स्क्वायर कितना है 2 इंटू जी इंटू 30 होल डिवाइडेड बाय m2 कितना बताओ, दैट इज 4 kg इंटू 2 इंटू जी इंटू 30। मैंने v2 स्क्वायर का वैल्यू लिखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2g30 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, so it is going to be 1/2, और द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1 बाय काइनेटिक एनर्जी 2, इसका रेशियो कितना आएगा 1:2 आएगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg at rest is acted upon simultaneously by two forces 4 Newton and 3 Newton at right angles to each other. The kinetic energy of the body at the end of 10 second is, okay, तो यहाँ पे दो वेलोसिटीज है, सॉरी दो फोर्सेस हैं जो कि एक्ट हो रहे हैं एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। सो लेट मी ड्रॉ ए बॉडी ऑफ मास 10 kg है, ठीक है ना। एक ब्लॉक बनाते हैं पहले, दिस इज अ ब्लॉक, it is acted upon by two forces, there are two forces, one is 4 न्यूटन, another one is 3 न्यूटन। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल है 90, तो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। यस, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स, अगर ये 4 है ये 3 है, ठीक है, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 5। ओके, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये दो फोर्सेस हैं, ठीक है, दो वेक्टर्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कॉस थीटा है दैट इज 90, सो कॉस 90 इज गोइंग टू बी 0, तो इसलिए हम r इक्वल्स टू रिजल्टेंट कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सो रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी रूट ओवर ऑफ 25 दैट इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया 5 न्यूटन। इज दैट फाइन? अच्छा, तो फोर्स इज गिवन बाय मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे फोर्स कितना है 5, मास कितना है 10 इंटू ए, तो ए कितना आ जाएगा, ए इज गोइंग टू बी 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया। तो हमें निकालना है वेलोसिटी, सॉरी हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी। इट इज गिवन बाय हाफ एम वी स्क्वायर, और दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज हाफ इंटू मास कितना है 10 kg, लेकिन हमें वेलोसिटी नहीं मालूम है, तो वेलोसिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज द इक्वेशन दैट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं पहले, दैट इज एस इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, सो एस निकालना हमें यहाँ पे, अगर इनिशियली बॉडी स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0, अगर इनिशियली बॉडी किस पे है, रेस्ट पे है। ठीक है, प्लस हाफ इंटू ए कितना है 1/2, और टी कितना है 100, यू टी मतलब 10 सेकेंड इज गिवन, और 10 का स्क्वायर कितना है 100, सो दिस कम्स आउट टू बी 25 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट आ गया 25 मीटर। ठीक है, अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज करेंगे, दैट इज वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगा क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, सो वी स्क्वायर माइनस 0 इक्वल्स टू 2 इंटू ए इंटू एस, या फिर वी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1/2, एस का वैल्यू है 25, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, सो वी स्क्वायर इज गोइंग टू बी 25। तो यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी पे लगा सकते हैं इक्वेशन, दैट इज हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, दैट इज हाफ इंटू मास इज गिवन 10 इंटू वी स्क्वायर इज गिवन 25, so 2 5s are 10, so kinetic energy is going to be
25 into 5, that is 125 joules. Okay, this is the kinetic energy of the body. Okay, answer is option number 4. Is that clear? चलो, बहुत बढ़िया. अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 63. A rod of mass m and length l is made to stand at an angle of 60 degree with the vertical. ठीक है, मान लो ये वर्टिकल है, दिस इज अ वर्टिकल. ठीक है, यहाँ पे एक रॉड है जो कि ऐसे स्टैंड कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. कितना ये एंगल? दिस इज गिवन 60 डिग्री. ठीक है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. ठीक है, दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस. अब ये जो रॉड है इसका लेंथ इज गिवन एल. कितना दिया है लेंथ? एल इज गिवन लेंथ. ओके, दिस इज गिवन एल इज द लेंथ. नाउ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड इन दिस पोजिशन. इस पोजिशन में इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? अब सबसे पहले इसका निकालेंगे हम व्हाट इज द सेंटर ऑफ इट्स मास. सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? एग्जैक्टली हाफ ऑफ द डिस्टेंस. ठीक है, और इसका मास जो है ये नीचे लग रहा होगा. सेंटर ऑफ मास इसका दैट इज गोइंग टू बी mg. ठीक है, ये रॉड है ना, दिस इज द रॉड. इस रॉड का सेंटर जो होगा दैट इज एट द मिडिल पॉइंट. और मिडिल पॉइंट पे हम मान लें कि इसका मास क्या होगा, इसका सेंटर पे होगा. ठीक है, द मास इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर. सो नीचे क्या होगा? दैट इज mg. अंडरस्टूड? अच्छा, बहुत बढ़िया. इसको मैं थोड़ा सा नीचे एक्सटेंड कर रहा हूँ वैसे. ठीक है, नीचे थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ वैसे. अगर ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा? थीटा 60 डिग्री. ओके, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी l/2. दिस लेंथ गोइंग टू बी l/2. अगर ये l/2 है तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? दिस लेंथ इज गोइंग टू बी l/2 cos ऑफ 60. और ये जो लेंथ है, दिस लेंथ फ्रॉम हियर टू हियर, दिस लेंथ इज गोइंग टू बी l/2 sin 60. यस, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा और ये वाला हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट. अंडरस्टूड? l/2 cos 60 और l/2 sin 60. अब ये सेंटर ऑफ मास है वो कितने दूरी पे है नीचे से? फ्रॉम द ग्राउंड इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ l/2 cos 60. तो हम निकालेंगे इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे इसका, दैट इज गिवन बाय mg इंटू h. ओके, और h क्या है पे? अच्छा, मास क्या है बताओ? मास तो m ही है. g क्या है? एक्सटेंडेड ग्रेविटी. h क्या है? इज द हाइट क्या हो जाएगा इसका? दैट इज l/2 cos 60. दैट इज गिवन बाय l/2 cos of 60. और आई कैन राइट m इंटू g इंटू l/2 cos 60 वैल्यू होता है 1/2. दैट इज गिवन बाय mgl/4. so this is the required potential energy, that is mgl/4. so answer is option number 4. is that clear? okay, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 64. the mass m is released from point a as shown in the figure. the tension in the string at point b. ठीक है, इस पॉइंट बी पे क्या होगा? पॉइंट बी पे टेंशन क्या होना चाहिए? देखो, अगर यहां से हम रिलीज करते हैं ना, यहाँ पे पेंडुलम है. ठीक है, यहाँ से हमने रिलीज किया और ये वाला पॉइंट से हमने चाहिए. देखो, ठीक है, is that clear? so here mg is acting downward, here also the mg will be acting downward. okay, so at this position what is the tension? तो इस पोजीशन में क्या होगा? टेंशन तो लग रहा होगा T ऊपर. ठीक है, क्योंकि ये नीचे, ऊपर से नीचे आया ना, ऊपर से नीचे आया तो उसके पास एक वेलोसिटी होगा. ऊपर से नीचे आया मतलब इसके पास वेलोसिटी होगा. तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा दैट शुड बी टेंजेंट. यस, v टेंजेंशियल होना चाहिए. तो क्योंकि एक सर्कुलर पाथ में घूमने की कोशिश कर रहा है तो इसके मतलब इस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रहा होगा. यस, और सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन किधर होना चाहिए? टुवर्ड्स द सेंटर. सेंट्रीपिटल फोर्स Fc. ओके, सो आई कैन राइट नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर क्या होगा? T minus mg. this is the net force, okay, acting towards the center. that must be equals to the centripetal force, that is Fc, given by
इट इज गिवन बाय mv² बाय r के मतलब लेंथ, here l is the length, r, okay, or I can write t equals to mv² by l plus mg. Okay, is that clear? Very good. Next what I can do, इस v स्क्वायर को हम क्या कर सकते बताओ, दिस v स्क्वायर कैन बी रिटन एज, देखो जब ये यहां से फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इट कम्स डाउन टू दिस पॉइंट, ओके, तो यहाँ पे जो इसका क्या था बताओ, इसका था पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज mg इंटू एल, यस, जब ये नीचे आया तो ये पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, सो आई कैन राइट mgl potential energy is converted to kinetic energy, that is half mv square, yes, at this point, because at this point the potential energy is taken to be zero. Why? Because this is a reference line, और reference line में हमने क्या है, हमने potential energy जीरो माना है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, यहाँ से हम निकाल सकते हैं m get cancel and v square equals to 2g into l, so this is the value of v square. अब ये v स्क्वायर वैल्यू हम क्या करेंगे, लेके सीधा हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, टेंशन के इक्वेशन में, तो टेंशन कम्स आउट टू बी m इंटू वी स्क्वायर का वैल्यू क्या लिखेंगे बताओ, 2 इंटू जी इंटू एल होल डिवाइड बाय एल प्लस एम जी, ठीक है, तो यहाँ से एक एल कैंसिल हो गया, तो बचा टेंशन कितना, 2mg प्लस mg, दैट कम्स आउट टू बी 3mg. So this is the value of tension at the lowest point, that is at point B, that is 3 mg. Understood? चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65. A ball is dropped from the height of 20 centimeter. Ball rebounds to a height of 10 centimeter. What is the loss of energy? Loss of energy कितना हुआ है, ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक बॉल है, वो नीचे गया, ठीक है, नीचे गया, अब जो नीचे गया कितना हाइट पे नीचे गया बताओ, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इनिशियली इसके पास क्या था, इनिशियली इसके पास था ओनली पोटेंशियल एनर्जी, जब ये नीचे गिरा तो पोटेंशियल इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, वाई, यहाँ पे ग्राउंड पे हम यहाँ मानेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कितना है, जीरो है, तो दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, ग्राउंड इज द रेफरेंस पॉइंट एंड रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जीरो, ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, ओके, बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे तो कंजर्वेशन एनर्जी में क्या है, द एनर्जी इज कंजर्व, तो इनिशियल भी जितना एनर्जी होगा फाइनल भी उतना एनर्जी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके, अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहा है तो, ठीक है, चलो वेरी गुड, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, दैट इज m into g into h, that must be equals to half m v square, ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये है v1, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, और इसे मान लेते हैं h1, तो ये हो जाएगा, मास तो दिया नहीं है ना, मास तो दिया नहीं है, m लिखेंगे, g लिख लेते हैं 10, ठीक है, g 10 लिख लेते हैं, और h ले लेते हैं हम, कितना दिया 20 सेंटीमीटर, मतलब 20/100 इक्वल्स टू हाफ इंटू मास इंटू v1 की जगह हम लिखेंगे v1 स्क्वायर, ओके, v1 स्क्वायर सेम, तो यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं बताओ, 0 0 0 0 कैंसिल, m कैंसिल, ओके, सो v1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, अंडरस्टूड, ये आ गया v1 स्क्वायर। नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू, यहाँ से जब बॉल आया नीचे, ठीक है, नीचे रिबाउंड करके ये ऊपर गया, ठीक है, ऊपर कितना गया, दैट इज h2, हाइट कितना गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये था h1 और ये है h2, अब ये यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी था, ठीक है, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी था, दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी, यस, तो मान लो जब रिबाउंड करेगा तो इसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा ना, ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज होकर बन गया, मान लेते हैं इसे हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी 2, ये काइनेटिक एनर्जी 1 था, ये काइनेटिक एनर्जी 2 बन गया, ठीक है, क्यों बन गया 2, बिकॉज वेलोसिटी आल्सो चेंजेस आफ्टर रिबाउंड, कोलिजन की वजह से, ठीक है, तो हम यहाँ बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी 2 मस्ट इक्वल्स टू mg
H2। ओके, तो काइनेटिक कितना हो जाएगा, हाफ एम V2 स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू mgH2। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। मास मास कैंसिल करेंगे, सो V2 स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी हाफ V2 स्क्वायर इक्वल्स टू G हो जाएगा 10 और H हो जाएगा 10 सेंटीमीटर दिया, 10/100। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और V2 स्क्वायर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या ओनली 2 रखते हैं इसे, ठीक है, ओनली 2 रखते हैं अभी फिलहाल। तो यहाँ पे हमें निकालना है व्हाट इज द लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी कितना होता है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो लॉस हुआ है, ठीक है, दोनों में बड़ा कौन सा बताओ, या फिर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होल डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू 100। ओके, अंडरस्टूड। अच्छा, लॉसेस देखना हमें, लॉसेस में कौन सा बड़ा है बताओ, बड़ा माइनस छोटा करेंगे ना लॉसेस में, तो बड़ा कौन सा है, बड़ा यहाँ पे होगा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा ये इनिशियल, सॉरी इनिशियल माइनस फाइनल हो जाएगा। ठीक है, लॉस निकाल रहे हैं हम लोग, तो इनिशियल कितना बताओ, दैट इज हाफ एम V1 स्क्वायर माइनस हाफ एम V2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय हाफ एम V1 स्क्वायर इंटू 100। हमें लॉस निकालना है, ठीक है ना, इसलिए हम लोग क्या, अगर लॉस निकालेंगे ना तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो ज़्यादा है ज़्यादा से क्या करेंगे, कम वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हम लॉस निकाल रहे हैं। अंडरस्टूड, ठीक है, चलो तो लॉसेस निकाल रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा, यहाँ से देखो यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे हाफ इंटू एम इज द कॉमन, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर होल डिवाइड बाय, यहाँ भी हाफ इंटू एम इंटू V1 स्क्वायर, तो हाफ एम कैंसिल इंटू 100 है ये। व्हाट इज V1 स्क्वायर, V1 स्क्वायर यहाँ पे निकला है दैट इज 4 और V2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 बाय 4 इंटू 100। So this is going to be 2/4 into 100 or it is going to be 50%. Okay, 50% is the loss. Option number 3 is the answer. Okay, is that clear? चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, 66। देखो, the potential energy of a long spring when stretched by 2 centimeter is U. If the spring is stretched by 8 centimeter, the potential energy stored in it is। अच्छा देखो, अगर एक स्प्रिंग है उसे अगर 2 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, ऐसा स्प्रिंग है, इसे अगर हम 2 सेंटीमीटर हमने स्ट्रेच किया, फोर्स लगा के इधर और इधर फोर्स लगाएंगे तो ये स्ट्रेच हो जाएगा बाय 2 सेंटीमीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब क्या बोल रहा है ये, 8 सेंटीमीटर अगर स्ट्रेच करेंगे तो, ठीक है, तो यू डैश जो नया पोटेंशियल आएगा, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी हाफ इंटू के इंटू ये आ जाएगा 8 मतलब 8 सेंटीमीटर मतलब 64/100, और ये आ जाएगा हाफ इंटू के इंटू 4/100। 4 कैसे आ गया, 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया हमने, तो एक्स इज 2, तो 2 का स्क्वायर कितना है 4, और ये सेंटीमीटर में तो डिवाइड करेंगे 100 में तो आ जाएगा मीटर में। ठीक है, तो u डैश इज गोइंग टू बी हाफ इंटू के इंटू 4/100 इंटू 16, लिख सकते हैं ना, 4/100 इंटू 16, और हाफ इंटू के इंटू 4/100 को हम क्या लिख सकते हैं, u डैश इक्वल्स टू u इंटू 16, तो u डैश जो है कितना हो गया, 16 टाइम्स ऑफ u। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, द टू स्पीयर्स ऑफ सेम साइज, वन ऑफ मास 2 kg and another of mass 4 kg are dropped simultaneously from top of the Qutub Minar, height कितना है 72 मीटर, when they are 1 meter above the ground the two spears have same। अच्छा, 2 spears है सेम साइज का, ठीक है, वन इज मास 2 kg, अनदर मास इज 4 kg, दो मासेस है यहाँ पे, ठीक है, सेम साइज का है, साइज दोनों का सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कितना, दिस इज गिवन 2 kg
एंड हियर इट इज गिवन 4 kg। दोनों को ड्रॉप किया गया सेम हाइट से, ठीक है। जैसे ये नीचे जस्ट पहुंचने वाला था, ये भी नीचे जस्ट पहुंचने वाला था, ठीक है। ये बोल रहा है कि 1 मीटर, बस 1 मीटर दूरी पे, 1 मीटर की दूरी पे, यहाँ भी 1 मीटर जस्ट पहुंचने से पहले इसका काइनेटिक एनर्जी बताओ क्या होगा। ये है ना, व्हेन दे आर 1 मीटर अबव, ठीक है। द टू स्पीयर्स हैव द सेम, अच्छा सॉरी, क्या सेम होना चाहिए इसका। देखो सबसे पहला चीज है, नीचे यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा, ये दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड नहीं करता है मास पे, ठीक है। अगर कोई भी चीज को हम ड्रॉप करते हैं ऊपर से, एनीथिंग वी ड्रॉप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ओके, देन उसका वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। सेम वेलोसिटी है तो इसका मतलब हम निकाल सकते हैं कि अगर वेलोसिटी सेम है तो वेलोसिटी तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। वेलोसिटी सेम है, यहाँ पे तो वेलोसिटी नहीं दिया है। अच्छा, वेलोसिटी दोनों का सेम होगा तो क्या काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, क्या काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगा। क्यों नहीं सेम होगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ एम बी स्क्वायर और मास तो अलग अलग है, काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं हो सकता। क्या मोमेंटम सेम हो सकता है, मोमेंटम भी सेम नहीं होगा, क्योंकि मोमेंटम इज गिवन बाय मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ फिर से मास का टर्म आ जा रहा है और दोनों का मास तो अलग अलग है, तो मोमेंटम भी क्या आ जाएगा, अलग अलग आ जाएगा। क्या पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी सेम नहीं होगा, क्योंकि ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मास एम जी एच, तो मास पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और क्या हो सकता है बताओ, यस एक्सेलरेशन, क्या होगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दोनों का क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि हम लिखते हैं ना वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2g इंटू एच इज द हाइट, ओके। इनिशियली वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इनिशियली ड्रॉप किया गया है, तो इसलिए हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2g इंटू एच। अब दोनों का हाइट भी सेम है, हाइट सेम है और v भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो क्या और क्या सेम होना चाहिए दोनों का, इसका मतलब g भी सेम होना चाहिए, और ऑब्वियसली g भी सेम होता है हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। दैट इज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और सेम, अंडरस्टूड। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। द स्लोप ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन वेक्टर ग्राफ गिव्स द मैग्नीट्यूड। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे बना देता हूं मैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी U वर्सेस एक्स, एक्स है ना, यस, पोजीशन, इसका स्लोप, स्लोप क्या होगा, दैट इज du बाय dx। व्हाट इज दिस स्लोप, वी नो दैट फोर्स इज गिवन बाय माइनस du by dx, yes, this is an important relation between the work done by the conservative force and the potential energy, because we know that change in potential energy is given by negative of the work done by conservative force, yes, or I can write du equals to minus f into dx, yes, because work is nothing but force into displacement, or I can write f equals to minus du by dx। यहाँ तक तो समझ में आया होगा, yes। Next what we can do, we also know that force is nothing but change in momentum with respect to time, yes। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो ग्राफ से हमें क्या मिलेगा, क्या हमें मोमेंटम मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा, टाइम रेट ऑफ चेंज में मोमेंटम मिलेगा, यस, इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, understood, because f is given by minus du by dx and also f is given by change rate of change of momentum। तो इसका मतलब du by dx किसके बराबर होना चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। इज दैट क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। एन एथलीट इन द ओलंपिक गेम्स कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 10 सेकेंड, हिज काइनेटिक एनर्जी कैन बी एस्टिमेटेड टू बी इन द रेंज। अच्छा, यहाँ पे बोला गया है कि एक एथलीट है जो कि ओलंपिक गेम में एक डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस कितना है भाई, दैट इज 100 मीटर, और कितना टाइम लग रहा है इसे, टाइम लग रहा है 10 सेकेंड, ठीक है। तो कितना काइनेटिक एनर्जी का रेंज क्या होना चाहिए, इससे काइनेटिक एनर्जी का रेंज क्या होना चाहिए। तो काइनेटिक फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर।
तो मेरे पास मास भी नहीं है, मेरे पास वेलोसिटी भी नहीं है, ठीक है। तो मास के लिए हम काम करेंगे, एक एजम्पशन ले लेंगे। मास इज नॉर्मली टेकन टू बी फॉर ए मैन और एन एथलीट, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 50 kg, 50 kg से लेके ओके 80 kg, दिस इज एवरेज एक वेट मास होता है, ठीक है। एक एथलीट्स का एवरेज मास होता है 50 to 80, ओके। नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड द वेलोसिटी? वेलोसिटी कैन बी रिटन एज वेलोसिटी गोज टू डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस कितना है 100, टाइम कितना है 10, तो आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। सो नाउ आई कैन फाइंड द वेलोसिटी दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। अगर पहले हम मास डालेंगे 50 तो कितना हो जाएगा हाफ इंटू 50, और वी कितना है 10 मतलब 100, ये आ जाएगा 2 से 50 कटेगा, सो 2500 जूल्स, ठीक है। नेक्स्ट आई कैन राइट मास, ये m1 है, ठीक है, m2 पुट करेंगे, सो हाफ इंटू m2 कितना हो जाएगा, मान लेते हैं हाईएस्ट जो उसका मास होगा दैट इज लेट अस से 80, इंटू v2 कितना है, v कितना है, v इज गिवन अगेन 10 मतलब 100, 10 का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 40, सो आंसर इज गोइंग टू बी 4000 जूल। तो इसका काइनेटिक एनर्जी जो हो, इसका रेंज क्या होगा, दैट इज अराउंड 2500 जूल्स टू 4000 जूल्स, इसी रेंज के अंदर होना चाहिए। यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर, वैसे तो ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन इसी के अंदर ही होगा, ये ऑप्शन नंबर 1 के अंदर ही होगा, दैट इज 2000 to 5000। तो ये 2000 क्यों आया, क्योंकि उसने रेंज थोड़ा कम ले लिया, यहाँ पे 50 की जगह ले लिया होगा, 40 ले लिया होगा, ठीक है। और 5000 क्यों आया, बिकॉज यहाँ भी जो रेंज है मैंने 80 लिया हुआ है, तो 80 से थोड़ा बढ़ा के ले लिया होगा, 90 या 100 एग्जैक्टली ले लिया होगा, ठीक है। तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ इशू, ठीक है, ये इशू नहीं है, इसमें आराम से कर सकते हैं, एक जनरल फॉर्म में ले सकते हैं। नॉर्मल जो मैन है उसका, जो एथलीट्स होते हैं उनका नॉर्मल जो मास होता है इट इज़ अराउंड 50 या फिर 40 से 100, इसी के अंदर ही होता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉल ऑफ मास 20 kg which falls from a height 50 सेंटीमीटर इज। एक बॉल रखा गया है मान लो ऊपर, ठीक है, अब ये बॉल जो है ड्रॉप किया गया नीचे, ठीक है, 20 kg मास था इसका, कितना था 20 kg मास था, कितना हाइट पे ड्रॉप किया गया 50 सेंटीमीटर, विच फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी? अच्छा देखो, जब ये टॉप पोजीशन पे था ना, अगर ये मान लो मेरा ग्राउंड है, टॉप पोजीशन पे था, टॉप पोजीशन पे यहाँ पे ओनली पोटेंशियल एनर्जी था, जब नीचे आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, जस्ट हिटिंग द ग्राउंड, ठीक है, जस्ट हिटिंग द ग्राउंड। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज किस में हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ में हमें निकालना, हमें काइनेटिक एनर्जी नहीं निकालना है, हमें बस निकालना है व्हाट इज द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर ऊपर ऊपर अगर ये था, तो ऊपर में पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना था बताओ, दैट इज गिवन बाय एम इन जी इंटू एच, मास कितना है गिवन है दैट इज 20, और जी गिवन नहीं है तो जी ले लेंगे 9.8। नेक्स्ट इज हाइट, हाइट कितना है 50 सेंटीमीटर, मतलब 50/100 मीटर में कन्वर्ट किया मैंने, ठीक है। तो एक जीरो काटेंगे और ये जीरो भी कट जाएगा, 5 टू 10, 10 मतलब 98 जूल्स। यस, आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 98 जूल्स, ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 71, ध्यान से देखो। ए बुलेट ऑफ मास 0.05 kg moving with a speed of 80 meter per second enters a wooden block and is stopped after a distance of 0.40 meter. The average resistive force exerted by the block on the bullet, जैसे कि मान लो एक वुडन ब्लॉक है ना, ये मान लो ये वुडन ब्लॉक है, ठीक है, ऐसे एक वुडन ब्लॉक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे एक बुलेट आ रहा है ऐसे, ठीक है, दिस इज ए बुलेट, ओके। व्हेन द बुलेट स्ट्राइक्स इट एंटर्स ओके इनसाइड, ठीक है। तो जो इंटर क्या होगा, तो इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, दिस इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस डी, ठीक है। क्यों डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, बिकॉज इट इज हैविंग ए वेलोसिटी, बिकॉज इट हैज ए वेलोसिटी वी। और यहाँ जाके रुक क्यों गया, बिकॉज देयर इज ए
force or resistive force applied by the wood. ओके, तो हमें निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टिव फोर्स। तो सबसे पहले इसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगा ना, यस और नो। इसका जो काइनेटिक एनर्जी है बुलेट का वो चेंज हो जाएगा, और ये जितना भी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा दैट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू द वर्क डन बाय दिस रेजिस्टिव फोर्स। सो फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम वी नो दैट वर्क डन इज गिवन बाय चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन जो होगा उससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज कैसे होगा, वर्क डन कैसे निकालेंगे, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसका फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स। और रेजिस्टिव फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, एक दूसरे का ऑपोजिट होते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, इधर, और रेजिस्टिव फोर्स किधर लग रहा है, ऑपोजिट में। तो ये हो जाएगा माइनस एफ आर डॉट एफ आर इंटू डी आर, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो एफ आर इंटू डी आर है, ये यहाँ पे डॉट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एफ आर इंटू डी आर। दैट मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये हो जाएगा माइनस एफ रेजिस्टिव फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना बताओ, 0.40 मीटर, मतलब 40/100। ओके, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। वी फाइनल तो जीरो हो जाएगा क्योंकि फाइनल वो आगे स्टॉप हो गया, यस। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस एफ आर इंटू 4/10, एक जीरो कैंसिल कर देंगे, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस हाफ इंटू मास कितना दिया है 0.05 kg, मतलब 5/100। ओके, इंटू वी इनिशियल कितना बताओ, दैट इज 80। 80 का मतलब 6400, 80 का स्क्वायर, ठीक है। ओके फाइन, यहाँ पे माइनस माइनस गेट कैंसल आउट, यहाँ 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ भी 2 जीरो कट जाएंगे, ये 232। ओके, then ये 4 8 is 30, then FR is going to be 5 8 is 40 into 10, that is going to be FR equals to 400 Newton. Okay, answer is option number 3. Is that clear? Chalo, very good. So moving to the next question, question number 72. The spring extends by X on loading, then the spring stores by the spring is, if the tension in the string in spring and K is spring constant. Okay fine. अच्छा, ये बोल रहा है कि स्प्रिंग एक्सटेंड्स बाय एक्स ऑन लोडिंग। मान लेते हैं ऐसा कुछ स्प्रिंग है जो कि यहाँ पे ऐसे था, ठीक है, विदाउट लोडिंग। लोडिंग मतलब एक मास, एक ब्लॉक हम यहाँ पे क्या करेंगे, अटैच करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे स्प्रिंग क्या होगा, स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है, स्प्रिंग गेट स्ट्रेच। तो स्ट्रेच हो गया, तो इसका स्ट्रेच हो गया मतलब इसका कुछ, ये कुछ डिस्टेंस x नीचे आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, और डिस्टेंस नीचे आ गया तो टेंशन तो ऊपर लग रहा होगा ना, टेंशन लग रहा होगा ऊपर, टेंशन भी लग रहा होगा ऊपर, और क्या लग रहा होगा बताओ, दैट इज द रेजिस्टिव फोर्स, यस, सॉरी रिस्टोरिंग फोर्स। और नीचे क्या लग रहा होगा, दैट इज एम जी। ओके, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं दैट इज टेंशन, ओके, और रिस्टोरिंग फोर्स that is that must be equals to mg, और kx that must be equals to m into g, और x can be written as, हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, then the energy stored, ठीक है, x कितना हो जाएगा, that is mg by k, and what is the energy stored, एनर्जी स्टोर कैसे निकालेंगे, टेंशन T इज अ स्ट्रिंग है, ठीक है, दैट इज हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर। ओके, हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, और आई कैन राइट हाफ इंटू के, ओके, इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स कितना है, एम जी का होल स्क्वायर बाय के स्क्वायर। ओके, एंड व्हाट इज एम जी, एम जी इज ऑल्सो इक्वल्स टू टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे जो टेंशन होगा ना, टेंशन स्ट्रिंग में, स्प्रिंग टेंशन से बिहेव करेगा, तो इसमें टेंशन जो लगेगा वो एम जी के बराबर होना चाहिए। अंडरस्टूड? तो यहां से हम लिख सकते हैं, कहाँ गया, यहां से हम लिख सकते हैं दैट इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज गिवन बाय हाफ इंटू
एक के, यहाँ से एक के कैंसिल कर देंगे, इंटू टी स्क्वायर बाई के. ओके, सो आंसर इज पोटेंशियल स्टोर्ड इज टी स्क्वायर बाय 2k, टी स्क्वायर बाय 2k. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, टी स्क्वायर बाय 2k. ये समझ में आया कैसे हो गया? एक स्प्रिंग था, जब लोड दिए इसको तो ये नीचे आया mg, और mg किसके बराबर होना चाहिए? टेंशन के. एंड ऑल्सो mg किसके बराबर होना चाहिए? दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि अगर स्ट्रेच हुआ है ये डिस्टेंस x, अगर ये स्ट्रेच हुआ है, ठीक है, और स्ट्रेच हुआ है तो मतलब ये जो फोर्स है, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू mg. ठीक है, इज दैट क्लियर? चलो, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73. Two bodies of masses m and 2m have equal kinetic energies. The ratio of their linear momentum is. अच्छा, क्या बोल रहा है हमें कि दो बॉडीज हैं ऑफ मासेस m एंड 2m हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जीज. चलो, बहुत बढ़िया है. रेशियो ऑफ द मोमेंटम इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, मतलब ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी 2, इक्वल काइनेटिक एनर्जी है. ठीक है, पहले का मास है m, दूसरे का है 2m, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू m इंटू v1 स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू हाफ इंटू 2m इंटू v2 स्क्वायर. ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से हम हाफ m कैंसिल कर देंगे, सो v1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ v2 स्क्वायर. ओके, अच्छा, हमें निकालना है रेशियो ऑफ द लीनियर मोमेंटम. तो लीनियर मोमेंटम के लिए क्या होगा बताओ? रेशियो p1 बाय p2, दैट इज m1 v1 बाय m2 v2. m1 कितना है? m. v1 कितना है? v1 इज रूट 2 इंटू v2 होल डिवाइडेड बाय m2 कितना है? 2m. एंड v2 कितना है? v2 तो v2 ही है, तो v2 कैंसिल, m कैंसिल, सो p1 बाय p2 इक्वल्स टू रूट 2 बाय 2. तो रूट 2 बाय 2 कुछ है क्या? ऐसा नहीं है, नहीं है. अगर नहीं है तो इसे क्या करेंगे? रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा रूट 2 इंटू 2, दैट इज 2 बाय 2 रूट 2, और 1 बाय रूट 2. द रेशियो इज 1 बाय रूट 2. इज दैट क्लियर? चलो, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74. क्वेश्चन नंबर 74. The ball of mass 0.2 kg is thrown vertically upwards by applying a force by hand. If the hand moves 0.2 meter while applying a force and the ball goes up 2 meter high, further find the magnitude of the force. अच्छा, तो मान लो यहाँ से बॉल को फेंका गया. मान लो ये मेरा हैंड है, दिस इज माई हैंड. ओके, दिस इज माई हैंड. तो यहाँ से मान लो बॉल को फेंका गया ऊपर की तरफ, मैंने हाथ से अपने इसे बॉल को फेंका. ठीक है, तो जब बॉल को फेंका मैंने, तो मेरा हाथ भी थोड़ा ऊपर चला गया ऐसे. ठीक है, माई हैंड ऑल्सो राइजेस टू अ हाइट, माई हैंड ऑल्सो राइजेस टू अ हाइट. कितना? 0.2 मीटर, 0.2 मीटर माई हैंड ऑल्सो राइजेस. और यहाँ से क्या है? बॉल रिलीज हो गया. यहाँ से क्या हो गया? बॉल जो है रिलीज हो गया. ठीक है, यहाँ से बॉल रिलीज कर दिया मैंने. अच्छा, तो ये बोल रहा है कि जब रिलीज किया मैंने, जब मैंने रिलीज किया तो ये कितना हाइट गया? ये दिस हाइट जो है, दिस इज 2 मीटर फर्दर, इट गोज 2 मीटर फर्दर द हाइट. इट इज आस्किंग दैट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. तो फोर्स कितना होगा? तो मेरे हैंड ने जो फोर्स लगाया, ठीक है, माई हैंड अप्लाइड फोर्स, वो कितना होना चाहिए? ठीक है, अच्छा, तो जब बॉल यहाँ से रिलीज किया गया, यहाँ से, ठीक है, जब ऊपर गया तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी विल बी 0. 2 मीटर गया ना, ये 2 मीटर जाने के बाद इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? 0. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे. नीचे से ऊपर गया ना, नीचे से ऊपर गया, तो नीचे मान लेते हैं वेलोसिटी, तो मुझे मालूम नहीं है इनिशियल वेलोसिटी क्या है. सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस
टू इंटू जी इंटू एच। ओके, तो फाइनल तो ये जीरो हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस टू जी इंटू एच, माइनस माइनस कैंसिल, और इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल्स टू टू इंटू टेन, और हाइट कितना है 2 मीटर, सो यू स्क्वायर इज गोइंग टू बी 40, और u equals to root over of 40 meter per second. So this is the initial velocity of the ball, okay, at the time of release from the hand. अच्छा, हमें फोर्स निकालना है। सो फोर्स निकालना मतलब तब जब बॉल नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक द डिस्प्लेसमेंट दैट इज 0.2 मीटर उसने ट्रेवल किया, तो वर्क डन कितना होगा बताओ, व्हाट इज द वर्क डन बाय द हैंड? वर्क डन बाय द हैंड कितना होना चाहिए? वर्क डन बाय द हैंड विल बी force into displacement. This is the work done. That work done must be equals to change in the kinetic energy of the ball. Yes, यहाँ से लेके यहाँ तक 0.2 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक जब गया हो, ठीक है, तो ये जो जितना वर्क किया होगा द वर्क डन बाय द हैंड, ठीक है, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय द हैंड इज फोर्स, डिस्प्लेसमेंट कितना है 0.2, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी द बॉल। तो इनिशियल बॉल क्या था 0, और यहाँ पे जब पहुंचा बिफोर द टाइम ऑफ रिलीज, जस्ट रिलीज, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया रूट ओवर ऑफ 40, ठीक है। सो हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का होल स्क्वायर, अंडरस्टूड। अच्छा, तो फाइनल मुझे चाहिए, इनिशियल तो जीरो है, बॉल का जो इनिशियल है दैट इज जीरो, ये जब जब मेरे हाथ पे था जस्ट रिलीज होने से पहले, ठीक है, दैट इज नथिंग बट द वी फाइनल, और वी फाइनल जो होगा वो किसके बराबर होगा? इनिशियल, जब जब फेंका गया उसको तब उसका इनिशियल कितना है, दैट इज रूट 40, दैट इज नथिंग बट दैट इज द फाइनल ऑफ एट द टाइम ऑफ थ्रोन, अंडरस्टूड। ये समझ में आ रहा है ना? देखो ये जो वी फाइनल है, दिस वी फाइनल, ठीक है, ये क्या वी फाइनल है? जब बॉल का वेलोसिटी चेंज हुआ, कब से? जब जीरो से, जब नीचे, ठीक है, इस पोजीशन में था, देखो जब इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आया मैं, ठीक है, फ्रॉम दिस टू दिस, फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है, एट द टाइम व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? तो हम लिख सकते हैं f इंटू 0.2 दैट इक्वल्स टू हाफ, अब मास ऑफ द बॉल कितना है 0.2, दैट इज 2/10 इंटू वी फाइनल कितना है, वी फाइनल इज रूट 40 के बराबर, दैट इज रूट 40, वी स्क्वायर है ना, वी स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा ओनली 40, तो ये 2 और ये 2/10 ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 ये कटेगा 20, सो फोर्स इज 20 न्यूटन। आई होप यू गॉट दिस आंसर, ओके, चलो बहुत बढ़िया, आंसर इज 20 न्यूटन। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 75, a 0.5 kg ball is thrown up with an initial speed 14 meter per second and reaches a maximum height of 8 meter. How much energy is dissipated by air drag on the ball during the ascent? Okay, देखो एक बॉल है यहाँ पे, देखो दिस इज ए बॉल, ओके, दिस इज थ्रोन अप, ओके, with a velocity of 14 meter per second and the mass of this ball is given 0.5 kg. So when it reaches the maximum height, it is saying that is maximum height is given how much? 18 meter. 18, sorry, I'm sorry extremely, that is 8 meter, sorry, 8 meter. Okay, तो जब 8 मीटर गया ये, इससे बता रहा है कि एनर्जी डिसिपेट कितना हो गया बाय द एयर ड्रैग। अच्छा, वी नो दैट वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन में क्या क्या वर्क डन आता है? वर्क डन मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ वर्क डन। तो यहाँ पे कौन कौन सा वर्क कर रहा होगा? एक होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी और एक होगा वर्क डन बाय द एयर ड्रैग, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ओके। और हमें और एक चीज़ भी पता है कि ग्रेविटी और एयर ड्रैग दोनों ही क्या करते हैं, मोशन के ऑपोजिट होते हैं, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे माइनस, दोनों क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव, ओके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और माइनस कॉमन ले लेते हैं, डब्ल्यू जी कितना हो जाएगा वर्क डन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इज एम जी, डिस्प्लेसमेंट ऊपर कितना है दैट इज इंटू 8 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स कितना है मालूम नहीं है, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, अंदर ले रहा है ना, फ्रिक्शनल फोर्स कितना है वही तो निकालना हमें, वही तो निकालना हमें, ठीक है। अच्छा, एयर ड्रैग की वजह से, अच्छा तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, उसको सिंपली
डब्ल्यू ए ही रखने देते हैं, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और आई कैन राइट माइनस ऑफ, इसे एक्सपैंड करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसे एक्सपैंड कर देते हैं, इसे माइनस हटा देते हैं, ठीक है, इसे एक्सपैंड कर देते हैं हम लोग, माइनस एम जी इंटू एट माइनस डब्ल्यू ए इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम वी फाइनल का होल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस मास कितना बताओ बॉल का 0.5 kg दैट इज 5/10 इंटू जी कितना लेना है, जी लेना है 10, 10 लेना है, नहीं कुछ दिया नहीं है ना, नथिंग इज गिवन, सो आई विल टेक 9.8 इंटू 8 minus work done by the air drag that must be equals to half m v final minus half m v initial, v final तो ये जीरो हो जाएगा, ऊपर जाके जीरो हो गया, दैट इज गोइंग टू माइनस हाफ इंटू मास कितना है सेम 1/10 और इनिशियल वेलोसिटी कितना है 14, मतलब 14 का होल स्क्वायर, ओके। और आई कैन राइट डब्ल्यू ए इक्वल्स माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस हाफ इंटू 5/10 इंटू 14 का स्क्वायर प्लस ये चला जाएगा उधर तो ये बन जाएगा प्लस 5/10 इंटू 9.8 इंटू 8, ओके। देखो कुछ कैंसिल कर रहा है क्या, तो ये 1/2 1/2 2 4 ज़ार 8 देन 5 2 ज़ार 10 2 7 ज़ार 14 2 7 ज़ार 14, ये हो गया 49, 7 से 49 हो गया, तो माइनस डब्ल्यू ए इक्वल्स टू माइनस 49 प्लस 9.8 इंटू 4, 9.8 into 4, 4 is 32, 4 36, 36, 39, 390, 39.2, ओके 39.2, तो ये आ जाएगा, सो माइनस डब्ल्यू ए इक्वल्स टू 39.2 माइनस 49, तो ये आ जाएगा कितना अप्रोक्सीमेटली 49 39.2, it comes out to be 39.2, that is 9.8 minus 9.8, so minus WA minus minus cancel 9.8 joule, okay, so work done by the air drag is 9.8 joules। फिर से नेगेटिव मत ले लेना क्योंकि नेगेटिव हमने पहले से कंसिडर कर लिया, ठीक है, हमने वर्क डन बाय द जो ड्रैग फोर्स है हमने नेगेटिव पहले से कंसिडर किया, तो डोंट टेक नेगेटिव अगेन, ओके। सो इट इज 9.8 जूल्स, आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 4, ओके। चलो बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। ए रनिंग बॉय हैज द सेम काइनेटिक एनर्जी एज दैट ऑफ ए बॉडी ऑफ हाफ ऑफ हिज मास, ओके। अच्छा क्या बोल रहा है हमें, ये रनिंग बॉय हैज ए सेम काइनेटिक एनर्जी एज दैट ऑफ ए बॉडी ऑफ हाफ ऑफ हिज मास, ओके, सो हाफ m1 v1 square equals to another half m2 v2 square, और यहाँ पे क्या बता रहा है हमें, हाफ इसका मास अगर m है, वेलोसिटी m v1 स्क्वायर है, तो इसका भी मास कितना होना चाहिए हाफ, दैट इज m/2 इंटू v2 स्क्वायर, ठीक है, ये बोल रहा है ना, ये काइनेटिक एनर्जी सेम है दोनों का, लेकिन इसका मास m है, इसका मास कितना है m/2 है, और वेलोसिटी इसका v1 होगा तो इसका होगा v2, वेलोसिटी तो सेम नहीं बोला है ना भाई, काइनेटिक एनर्जी सेम बोला है, ठीक है। अच्छा और क्या बोला है, द मास स्पीड्स अप बाय 2 मीटर पर सेकेंड एंड द बॉय चेंजेस हिज स्पीड बाय x मीटर पर सेकेंड, बॉय का स्पीड, ये बॉय के लिए, दिस इज फॉर बॉय और दिस इज द बॉडी, ओके। तो बॉय का मास कितना चेंज हुआ बाय x, सो हाफ m इंटू एक्स स्क्वायर दैट मस्ट बी इक्वल्स टू हाफ इंटू m/2, और ये कितना चेंज हो गया, v2 कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 2 इंटू 2 इज 4, सो m कट गया यहाँ पे, तो एक हाफ भी कट गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 से 2 कटेगा 2, इट इज 2, सो x इज गोइंग टू बी √2 मीटर पर सेकेंड, ओके, दिस इज द आंसर, ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, इज दैट क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। सो ए सस्पेंडेड सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L
is making an angle theta with the vertical. Okay, then on releasing its velocity at the lowest point. अच्छा, तो कुछ ऐसा होगा मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, ये सिंपल पेंडुलम है। तो इसका लेंथ मान लेते हैं एल है। तो इसको अगर हम रिलीज करेंगे तो ये एंगल कितना बना रहा है, ये थीटा। इसको रिलीज करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना, यस, ये भी यहाँ पे आ जाएगा रिलीज करेंगे तो, ठीक है। तो ये जो हाइट है, दिस हाइट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, तो ये लेंथ एल है, तो हमें निकालना है, ये लेंथ निकालना है, और यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ निकालना है, ठीक है। अगर ये एल है तो ये कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा। इसी तरह ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एल साइन थीटा। और ये लेंथ कितना बनेगा, दिस लेंथ, दिस लेंथ, दिस लेंथ विल बिकम एल माइनस एल कॉस थीटा, क्योंकि टोटल लेंथ कितना है, एल है, यस। अच्छा, जब हम यहाँ से यहाँ रिलीज करते हैं तो ये हाइट जो है, दिस हाइट, दिस हाइट इज एल माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, हमें पूछा है वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी यहाँ से जब यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा होगा ना, तो वेलोसिटी दिस पर लोएस्ट पॉइंट में क्या होगा, टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या था बताओ, यहाँ पे टॉप मोस्ट पर पोटेंशियल कितना था, इट इज एम इंटू जी इंटू हाइट। और जब नीचे गया इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे जब गया, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हो गया जीरो, और क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ बचेगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो बताओ यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, दैट इज मास इंटू जी इंटू एच, कितना है, एच इज द हाइट, दैट इज एल माइनस एल कॉस थीटा, एल माइनस एल कॉस थीटा, दिस द हाइट। और दिस विल बी हाफ एम वी स्क्वायर, एक से मास मास कट गया, सो वी स्क्वायर विल बी टू जी, एल कॉमन ले लेते हैं, सो इट विल बी वन माइनस कॉस थीटा। अगर स्क्वायर भी यहाँ से हटा देंगे तो ये बन जाएगा रूट, ठीक है। तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर टू जी एल वन माइनस कॉस थीटा टू जी। अच्छा, ऑप्शन नंबर 3, ओके, इज दैट क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। ए पार्टिकल ऑफ मास 100 gram is thrown vertically upwards with a speed of 5 meter per second. The work done by the force of gravity during the time the particle goes up is, क्या बोल रहा है ये बताओ। एक पार्टिकल है मान लेते हैं, ठीक है, सो दिस इज अ पार्टिकल, इट इज थ्रोन अप, इट इज थ्रोन अप, ओके। दिस मास इज गिवन हाउ मच, 100 gram, and speed is given how much, 5 meter per second. So it is saying that what is the work done by the force of gravity during the time the particle goes up. अच्छा, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा बस बताओ, दैट इज गोइंग टू बी माइनस एम जी इंटू हाइट एच, यस और नो। ये वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा ना, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा होगा नीचे, दिस इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑकरिंग इन द अपर डायरेक्शन, यस। तो वर्क डन विल बी, वर्क डन बाय द ग्रेविटी विल बी नेगेटिव। लेकिन हमें यहाँ पे हाइट तो दिया हुआ है ना, हाइट दिया है क्या, नहीं हाइट दिया नहीं है, तो हमें हाइट निकालना पड़ेगा पहले। हाइट कैसे निकालेंगे बताओ, तो हाइट निकालने के लिए हमें इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर यूज करते हैं हम लोग, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, मास तो दिया है ना, मास इज गिवन, ओके, जी इज गिवन। अच्छा, हाइट नहीं दिया है ना, हाइट चाहिए हमें, हाइट के लिए हमें यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर यूज करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन वहाँ पे तो टाइम दिया नहीं है, तो टाइम भी निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, तो हमें पहले टाइम निकालेंगे, अच्छा,
वी कैन डू वन थिंग, अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, फाइनली जहाँ पे रुकेगा वो दैट इज द हाइट, द फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो। ओके, बट स्टिल डिस्प्लेसमेंट तो हमें वहाँ से निकलेगा नहीं, वहाँ से एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। ओके फाइन। इनिशियल काइनेटिक, अच्छा ओके फाइन। देखो, जब इनिशियल हमने थ्रो किया था तो इनिशियल हम लोग के पास था क्या, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इनिशियल क्या था हम लोग के पास, काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी दैट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। यस, यहाँ से हम निकाल सकते हैं व्हाट इज द हाइट, तो हाफ, तो यहाँ रहेगा मास, मास कट जाएगा, सो वी स्क्वायर बाय टू दैट मस्ट बी इक्वल्स टू जी इंटू एच, और एच इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय टू जी। और वी स्क्वायर कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है बताओ, 5 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा 25। ओके, 25 इंटू टू, और जी ले लेते हैं 10। ओके, सो हाइट कम्स आउट टू बी 5/4 मीटर, ये आ गया हाइट। ठीक है, तो हम यूज कर सकते हैं अभी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं क्या, वहां तो फिर भी एक्सेलरेशन चाहिए। अच्छा, नहीं एक्सेलरेशन तो वैसे भी निकल जाएगा ना। यस, ठीक है, हम अभी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट तो आ गया ना यहाँ पे, अच्छा डिस्प्लेसमेंट तो आ गया, डिस्प्लेसमेंट और निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट इट्स कम्स, डिस्प्लेसमेंट तो आ गया यहाँ पे, डायरेक्ट पुट कर सकते हैं यहाँ पे। वॉट डन बाई ग्रेविटी विल बी माइनस मास कितना बताओ, 100 ग्राम, दैट इज 100/1000, ग्रेविटी है 10, हाइट है 5/4। तो यहाँ पे 1 0 1 0 1 0, 3 0 कट गया, यहाँ भी 3 कट गया, सो वॉट डन बाई ग्रेविटी विल बी माइनस माइनस 5/4, इट विल बी माइनस 1.25 जूल्स। यस, ऑप्शन नंबर 3। ओके, आया समझ में, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, देखो, a body of mass 5 kg has momentum 10 kg meter per second. When a force of 0.2 Newton is applied on it for 10 seconds, what is the change in its kinetic energy? Okay, fine. तो बॉडी है जिसका मास इज गिवन हाउ मच, 5 kg, एंड मोमेंटम p इज गिवन हाउ मच, 10 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड फोर्स इज गिवन हाउ मच, 0.2 Newton, and time is given how much, 10 second. What is the change in its kinetic energy, is applied on it, okay fine. What is the change in kinetic energy, अच्छा देखो, change in kinetic energy will give the work done. Okay, yes or no? So change in kinetic energy will give work done, मतलब क्या होता है, work done is force into displacement। अब फोर्स तो दिया है दैट इज 2/10, 0.2, लेकिन डिस्प्लेसमेंट याद नहीं दिया है, डिस्प्लेसमेंट हम निकालना पड़ेगा हमें। यस, वी नो दैट, वी नो दैट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अगर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, जिसमें टाइम भी है, एक्सेलरेशन तो नहीं, एक्सेलरेशन दिया नहीं है, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन के लिए हमें यूज़ करेंगे, यस मोमेंटम भी दिया है। अच्छा फाइन, तो वी नो दैट मोमेंटम पी गिवन है ना, पी गिवन है, मोमेंटम इज गिवन, मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम इज गिवन व्हाट इज मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम कितना है 10, मास कितना है 5, यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। आई कैन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑल्सो, दैट इज फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स है 2/10 और मास है 5, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा यहाँ से 2/10 दैट इज 2/50 और 1/25 मीटर पर सेकेंड। यस, तो यहाँ से अभी हम यूज कर सकते हैं, हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना बताओ, 2 मीटर पर सेकेंड,
टू इंटू टाइम कितना है 10 सेकेंड है ना शायद, यस 10 सेकेंड है, प्लस हाफ इंटू एक्सटेंशन कितना है 1/25 और 10 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 100, 100 मतलब 25 4, 2 2 4, s equals to 20 plus 2 that is 22 meter, 22 meter. So change in kinetic energy equals to वर्क डन के बराबर होना चाहिए, दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज 2/10 और डिस्प्लेसमेंट इज गिवन 22, so it is going to be 44/10 or 4.4 joules. Okay, so answer will be option number 4. Okay, fine. Next question देखते हैं, question number 80. A 250 Newton force is required to raise 75 kg mass with a pulley. If rope is pulled 12 meter, then the load is lifted to 3 meter. The efficiency of the pulley system. अच्छा, अच्छा देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे एफिशिएंसी क्या होता है, दैट इज एनर्जी आउटपुट, एनर्जी आउट बाय एनर्जी इन इनटू 100, दैट इज द एफिशिएंसी, दैट इज द एफिशिएंसी. ओके, अच्छा, तो ये बोल रहा है कि 250 न्यूटन फोर्स हम इज रिक्वायर्ड टू रेज द 75 kg mass with a pulley. If the rope is pulled 12 meter, then the load is lifted to 3 meter. अच्छा, what is energy? Energy is nothing but the work done. Okay, work done is nothing but the force into, this is nothing but the energy is nothing but the work done. Okay, तो अगर वर्क डन होगा, ये वर्क डन मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो एनर्जी आउटपुट निकाला है ना मैंने, एनर्जी आउटपुट, अच्छा एनर्जी आउटपुट भी दिया हुआ ना. अच्छा, वेयर इट इज, कहाँ चला गया, ठीक, देखो, तो यहाँ पे कहाँ चला गया भाई, हाँ, एनर्जी आउटपुट एनर्जी इन इंटू 100, दैट इज द एफिशिएंसी. तो यहाँ पे एफिशिएंसी हम निकालना है, तो आउटपुट एनर्जी और इनपुट एनर्जी क्या होगा ये हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा. तो यहाँ पे एनर्जी इन जो होगा ना, एनर्जी इनपुट जो होगा, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 250 इंटू कितना है 12 मीटर. ओके, दिस इज द इनपुट एनर्जी. ओके, तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा बताओ, आउटपुट हो जाएगा, मास दिया इतना. ओके, आउटपुट इज नथिंग बट द, अगर उसको लिफ्ट करेंगे, अगर एक बॉडी को हम लिफ्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे हैं, तो ये जो ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे तो ये किस में स्टोर होगा, ये इट विल बी स्टोर इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज mgh. तो यही होगा उसका आउटपुट पावर. ठीक है, दिस इज द आउटपुट पावर. ठीक है, कितना आउटपुट निकला उससे, सॉरी नॉट पावर, आउटपुट एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. और कितना इनपुट एनर्जी हमने लगाया फोर्स कितना था, इनपुट एनर्जी हमने जो लगाया दैट इज नथिंग बट द वर्क डन. तो वर्क डन हमने कितना किया, दैट इज 250 इंटू 12 मीटर रोप में. ठीक है, so it will be mgh is the output energy which is stored in the form of potential energy, और इनपुट एनर्जी होगा जो दैट वर्क वी हैव डन. ठीक है, कितना हमने काम किया, दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स कितना है 250 और डिस्प्लेसमेंट कितना है रोप का, दैट इज 12 मीटर, दैट इंटू 100. सो एम कितना, मास कितना है 75 kg, जी ले लेते हैं 10, हाइट कितना लिफ्ट किया है 3, जो ब्लॉक हमने लिफ्ट किया दैट इज 3 मीटर, और इनपुट एनर्जी इज 250 इंटू 12 इंटू 100. सो 3 4 ज़ा 12, एक जीरो कट जाएगा, 25 3, 25 1, सो इट विल बी 3/4 इंटू 100, सो 425, दैट इज गोइंग टू बी 75%. ओके, आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. इज दैट क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81. A car is moving along a straight horizontal road with a speed v0.
ओके, एक कार है जो कि मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल रोड पे, ठीक है। कितना स्पीड है इसका, स्पीड इज गिवन वी नॉट। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज वी, क्या लिखा है वी, एक्चुअली वी नहीं होगा ये, दिस शुड बी म्यू, ये रॉन्ग हियर, इट शुड बी म्यू, ओके, ये म्यू होना चाहिए। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच द कार बी स्टॉप्ड, अच्छा तो कार स्टॉप कब करेगा, तो पीछे फ्रिक्शन लग रहा होगा ना, पीछे लग रहा होगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अगर फ्रिक्शन लगेगा तो ही कार स्टॉप होगा, क्योंकि फ्रिक्शन जो एक फोर्स है, और किसी बॉडी को अगर हमें स्टॉप कराना है तो उसमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स यहाँ पर अकेला कौन सा फोर्स है, दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स ओनली, ठीक है। सो फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स नथिंग बट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम, ये हो जाएगा माइनस, फ्रिक्शन फोर्स होगा माइनस, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग होते हैं। फ्रिक्शन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट that equals to change in kinetic energy, that is half m v final square minus half m v initial square। अब v फाइनल तो तुम्हारा जीरो हो जाएगा, गाड़ी स्टॉप हो जाएगा ना। अब ये माइनस माइनस कैंसल आउट, फ्रिक्शन कितना लिखेंगे, दैट इज म्यू एम जी इंटू डी, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू हाफ एम वी इनिशियल कितना है वी नॉट स्क्वायर, यहाँ से एम एम कट जाएगा, हमें निकालना क्या, डिस्टेंस निकालना, व्हाट इज द डिस्टेंस टेबल, डी इक्वल्स टू v naught square by 2 mu g, so this is the distance, okay, in which the car will be stopped। ऑप्शन नंबर कुछ मैच कर रहा है क्या, v naught square by 2 mu g, v naught square by 2 mu g, v naught square, अच्छा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 82 से पहले हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 82 देखो। A body is pushed on a horizontal frictionless table top with constant speed v, it is brought, it is brought momentarily at rest by compressing a spring of spring constant k in its path, the maximum distance by which the spring is compressed is, अच्छा तो मान लो यहाँ पे एक स्प्रिंग ऐसा है, ठीक है, ऐसे एक स्प्रिंग है, यहाँ पे एक ब्लॉक है जो कि मूव कर रहा है कितने स्पीड से, स्पीड दिया है क्या, हाँ स्पीड भी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो ऑब्वियसली अगर स्प्रिंग है तो क्या होगा, ये कुछ कुछ देर बाद कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा बताओ, ऐसा दिखेगा, ठीक है। स्प्रिंग जो है कुछ कॉम्प्रेस हो गया, मान लेते हैं कॉम्प्रेस हुआ है, मान लेते हैं कॉम्प्रेस हो गया है एक्स, ठीक है, कितना कॉम्प्रेस हुआ ये, एक्स डिस्टेंस जो है कॉम्प्रेस हो गया, ठीक है। अच्छा तो इसका मतलब ये है, इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा, इस ब्लॉक का जो काइनेटिक एनर्जी होगा इस स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में अभी क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, यस और नो। अगर हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है मतलब एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस है ओनली, ठीक है। तो एनर्जी फाइनल मस्ट बी इक्वल्स टू एनर्जी इनिशियल, दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर इसे लगाएंगे तो फाइनल में क्या है, फाइनल में ओनली पोटेंशियल एनर्जी, और इनिशियल में क्या था, इनिशियल में ओनली था काइनेटिक एनर्जी, क्या था यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, it is equals to half k into x square where k is a spring constant, okay, that must be equals to half m v square kinetic energy of the body, okay। तो हाफ आप यहाँ से कैंसिल कर देंगे, अच्छा हमें निकालने क्या बोला है, कॉम्प्रेशन कितना है एक्स स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू, यहाँ से कर रहा हूँ फिर से, एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई के, या फिर एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एम वी स्क्वायर बाय के, ओके, है क्या कुछ ऐसा, एम वी स्क्वायर बाय के, ऑप्शन नंबर 3, ओके। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। ए motorcyclist is trying to jump across a path as shown by driving horizontally off a cliff at a speed of 5 meter per second. Ignore the air resistance and take g as 10, the speed with which he touches peak b, अच्छा तो मान लेते हैं यहाँ पर
यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये है 70 मीटर और ये है कितना, 60 मीटर। दिस इज 60 मीटर, दिस इज 70 मीटर। हॉरिजेंटली जो कार है ये मूव कर रहा था कितने स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से जब ये नीचे आएगा तो इट विल मूव लाइक ए पैराबोलिक पाथ, ठीक है, इट विल मेक ए पैराबोलिक पाथ। देखो, ठीक है। तो इसके पास इनिशियली क्या था बताओ, इसके पास कहाँ गया भाई, इसके पास इनिशियली क्या था बताओ, इसके पास इनिशियल क्या था, दैट इज वी एक्स ओनली, इट हैज वी एक्स, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, या फिर यू एक्स बोलो, यू एक्स, इसे मैं काटता हूँ, ठीक है। यू एक्स इज 5 मीटर पर सेकेंड और यू वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। वर्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं है इसके पास इनिशियली, ठीक है। जब ये नीचे आएगा यहाँ पे, ये मान लेते हैं ए है और ये मान लेते हैं बी है, दिस इज क्लिप ए, ओके, एंड दिस इज द पीक बी। तो पीक ए में ओनली यू एक्स था, पीक बी में क्या रहना चाहिए बताओ, वो चेक करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। पीक बी में तो मान लेते हैं पीक बी जब पहुंचा तब हम उसके लिए वेलोसिटी निकालेंगे इन द वाई एक्सिस, दैट इज वी वाई, ओके, दैट इज गिवन बाय यू वाई माइनस जी इंटू टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आएगा नहीं, इसलिए हमें यूज करना पड़ेगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें क्या, हाँ, नहीं वो भी नहीं आएगा, टाइम चाहिए ना, टाइम तो नहीं दिया ना। अच्छा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, दैट इज वी वाई का होल स्क्वायर माइनस यू वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस, नहीं ये हो जाएगा 2g इंटू एच, ओके। तो फाइनली इनिशियल तो ये 0 है यू वाई, तो वी वाई कितना हो जाएगा, वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू जी, कितना है जी ले लेते हैं 10 दिया हुआ है, एच कितना है देखो, ये एच इज 70 और ये है 60, ये दोनों के बीच में जो लेंथ होगा, दिस लेंथ इज 10 मीटर, ओके, दिस इज गोइंग टू बी 10। सो वी वाई स्क्वायर इज गोइंग टू बी, दैट इज गोइंग टू बी 40 20 20 कितना 20 to 10 200 ना। सो वी वाई इज गोइंग टू बी 10√2, वी वाई आ गया, ठीक है। अच्छा, हमको निकालना है व्हाट इज द वेलोसिटी, स्पीड, पॉइंट बी पे स्पीड कितना है। तो पॉइंट बी पे स्पीड जो है वी वाई तो आ गया 10√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वी एक्स तो कांस्टेंट रहेगा ना, अरे यहाँ पे वी एक्स तो रहेगा ना, वी एक्स दैट इज सेम 5 मीटर पर सेकेंड, वी एक्स तो कांस्टेंट ही है, वो तो सेम रहेगा, लेकिन साथ में क्या आ गया, वी वाई भी आ गया, ठीक है। तो हमें रिजल्टेंट निकालना है टोटल वी का, दैट इज रूट ओवर ऑफ वी वाई स्क्वायर प्लस यू वाई, सॉरी यू वी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। रिजल्टेंट निकालें कितना आ जाए बताओ, दैट इज 10 का स्क्वायर 10√2 इसका स्क्वायर प्लस वी एक्स कितना है 5 का स्क्वायर, so it is going to be 10, that is 102, that is 200 plus 25, और v equals to how much, रूट ओवर ऑफ 225 मतलब 15 मीटर पर सेकेंड, आंसर इज 15 मीटर पर सेकेंड, ओके। चलो, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर क्या था, 85, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस बाय 300%, द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस बाय, अच्छा क्या बोल रहा हूँ, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस बाय कितना, 300%। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी जो अभी होगा, काइनेटिक एनर्जी इसे मान लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी डैश मान लेते हैं, डैश और 1, काइनेटिक एनर्जी 1, ओके। काइनेटिक एनर्जी इसे मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल्स टू, it is increased by how much, 300%, that is k is the initial kinetic energy and it is increased by 300%, so 300 divided by 100 into k, okay।
नाउ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीज बाय, लीनियर मोमेंटम भी क्या होगा, इंक्रीज, ये मान लेते हैं P1 है, ये कितना इंक्रीज करेगा, दैट इज गिवन बाय मास इनटू वेलोसिटी, m इंटू V1 मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अ, इससे कॉमन ले लेते हैं पहले। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले इसे सॉल्व करते हैं। के वन को हम लिख सकते हैं हाफ m इंटू V1, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू, ये k है ना, तो k यहाँ से कॉमन ले जाएगा, हाफ m भी कर लेते हैं, ठीक है। इट विल बी k 100 के, दैट इज 400, k इंटू 400 बाय 100, ओके। दिस इज k1 के सॉल्व किया मैंने, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4k, सो k1 इक्वल्स टू 4k, तो यहाँ पे P1 इक्वल्स टू mv1 है, दैट इज द लीनियर मोमेंटम, कितना इंक्रीज होगा, अच्छा लीनियर मोमेंटम कितना इंक्रीज होगा, कितना इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा मतलब कितना इंक्रीज होगा ये, 4k है ना, k1 तो आ गया हाफ m v1 स्क्वायर, सॉरी v1 स्क्वायर इक्वल्स टू k इंटू 400/100, सो k1 आ गया 4k, ओके, बिकॉज इट इंक्रीज बाय 300%। नाउ व्हाट इज द मोमेंटम, कितना इंक्रीज करेगा, तो मोमेंटम अभी जो नया मोमेंटम हो गया, दैट इज P1, दैट इज गिवन बाय m इंटू V1, ओके। अच्छा, अच्छा यहाँ से हम निकाल सकते हैं, दैट इज हाफ m V1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू हाफ m V स्क्वायर, ओके, m कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, सो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4V स्क्वायर, या फिर V1 इक्वल्स टू 2V, ओके। यहाँ से हम निकाल सकते हैं P1 इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी V1 कितना है, इंटू 2V, इट इज गिवन बाय 2 इंटू m इंटू V और 2 इंटू P, और P1 इक्वल्स टू P प्लस 100/100 इंटू P, अरे हाँ कि नहीं बताओ, इसका मतलब P1 कितना इंक्रीज हुआ भाई, 100%, कितना, 100%, ये नहीं लिखना है, बस लिखना है कि इट इज इंक्रीज बाय, यहाँ पे इट इज इंक्रीज बाय 100%, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 86 देखो, इफ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 20% देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय, अच्छा अगर मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है 20%, मोमेंटम अगर इंक्रीज कर रहा है 20%, तो मोमेंटम इंक्रीज किया मतलब नया मोमेंटम क्या होगा, P1 मान लेते हैं, ठीक है, इंक्रीज किया 20%, दैट इज P प्लस 20/100 P, 20% इंक्रीज किया, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं m1 m, मास, तो मास तो कांस्टेंट है ना, m इंटू V1 इक्वल्स टू mv प्लस 20/100 इंटू mv, ओके। m कैंसिल कर देते हैं, सो V1 विल बी हाउ मच, 120/100 V, या फिर V1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5 नहीं, 5 2 6 12, ठीक है, इसको ऐसा रहने देते हैं, 120 12/10, ठीक है, इसको ऐसा रहने देते हैं। अभी हमें क्या बोला गया, द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय, काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज करेगा, अच्छा काइनेटिक एनर्जी, नया काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, नया काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल्स टू हाफ m, दैट विल बी V1 स्क्वायर, यस और नो, सो इट विल बी हाफ इंटू मास, V1 को क्या लिख सकते हैं, दैट इज 120/100 इंटू V का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, V स्क्वायर भी हो जाएगा, या फिर 120/100 इसका स्क्वायर इंटू काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर, जो कि ओरिजिनल है, ठीक है, दैट इज हाफ m V स्क्वायर ओनली, अंडरस्टूड, दिस इज दिस वन, हाफ m इंटू V स्क्वायर, दैट इज गिवन बाय काइनेटिक एनर्जी
का स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 1 जो है दिस इज द न्यू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा 120/100 का होल स्क्वायर, तो मतलब ये हो जाएगा 144/10 मतलब 100 के ई का होल स्क्वायर, नॉट के ई का ऑल्सो, ओनली के ई होगा ना, ओनली के ई काइनेटिक एनर्जी, नॉट के काइनेटिक होल स्क्वायर। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी 1 और दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, न्यू काइनेटिक एनर्जी। इट कैन बी रिटन एज काइनेटिक एनर्जी, अगर लिखेंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी प्लस 44/100 into kinetic energy. Yes, I can write like this. So it is increased by 44%. कितना होगा? Increased by 44%. Okay. Next question number 87 देखो. A machine which is 70% efficient uses 12 joules of energy in lifting 1 kg mass through a certain distance. The mass is then allowed to fall through the same distance. The velocity at the end of its fall. Yes, same thing. इससे पहले किया था हम लोग. Energy out by energy in into 100 is the efficiency. Efficiency कितना है यहाँ पे 75, ठीक है। एनर्जी आउटपुट कितना है बताओ, कितना एनर्जी स्टोर हुआ है, दैट इज ऊपर से लेकर नीचे आएगा ना, एनर्जी स्टोर हुआ है। अच्छा, एनर्जी आउट कितना हो जाएगा, 12 जो एनर्जी वो यूज किया, ठीक है ना, ये हो जाएगा 12 जूल्स एनर्जी। और एनर्जी इनपुट कितना हो जाएगा, इनपुट एनर्जी कितना है, अच्छा सॉरी, यहाँ बोला है यूजेस 12 जूल्स ऑफ एनर्जी, तो ये हो जाएगा आउटपुट, नहीं, इन लिफ्टिंग 1 kg मास, ओके, through a certain distance. Yes, this is the input energy, this is the input energy. The mass is then allowed to fall. जो fall करेगा तो that will be stored as a मतलब जो potential energy store होगा, ठीक है। सो एक बॉल है, मान लो एक मास है m, इससे लिफ्ट किया गया, ठीक है, थ्रू ए सर्टेन डिस्टेंस h में लिफ्ट किया गया। जब लिफ्ट करेंगे इसे तो यहाँ पे एनर्जी आउट जो है, आउटपुट एनर्जी यहाँ पे स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कितने होगा, एम जी एच में स्टोर होगा, और इनिशियल कितना एनर्जी है, दैट इज 12 जूल्स इन टू 100, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 75। हमें से पूछा क्या गया यहाँ पे, हमें से पूछा गया वेलोसिटी क्या होगा। अच्छा ठीक है, पहले हाइट निकाल देते हैं यहाँ से, हाइट कितना होता हूँ, या फिर एम जी एच कितना होगा, एम जी एच विल बी 12 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 75/100 इंटू 12, ये हो जाएगा 25 3 25 4 4 3 12। सो एम जी एच किसके बराबर है, 9 जूल्स, और जो एम जी एच द पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे स्टोर हुआ है वो कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी पे जब नीचे आएगा, जब नीचे गिरेगा, नीचे फॉल करेगा, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी। सो ये तो दिया है 9 दिया है एम जी एच, ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। मास दिया है क्या, यस, मास इज 1 kg, 9 इक्वल्स टू हाफ इंटू 1, वी हमें निकालना है वी स्क्वायर, सो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 18 और वी इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 18 मीटर पर सेकेंड, ओके फाइन। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। A body of mass m has kinetic energy equals to 1/4 of the kinetic energy of another body of mass m by 4, okay, that is half m v1 square equals to half m by 4 v2 स्क्वायर, ठीक है। एक का काइनेटिक एनर्जी दूसरे काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, कंडीशन क्या है, इसका मास अगर m है तो इसका मास कितना है, m by 4, बस इतना ही दिया है। इफ द स्पीड ऑफ द हेवियर बॉडी इज इंक्रीज बाय 4, तो ये है हेवियर बॉडी, इसका अगर स्पीड इंक्रीज करेंगे हम v1 प्लस 4 से इंक्रीज करेंगे तो इसका काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होना चाहिए, देन इट्स न्यू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइटर बॉडी। ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी कितना है लाइटर बॉडी का, अच्छा ये 1/4 है ना, 1/4 ये दिया है, 1/4 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन क्या है, द बॉडी ऑफ मास m हैज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू द 1/4, ये 1/4 के बराबर है, ये जो एनर्जी के, ये काइनेटिक एनर्जी के 1/4 है, ठीक है। तो ये क्या बोला है, अगर इसका स्पीड इंक्रीज करेंगे, जो हेवियर बॉडी है इसका स्पीड इंक्रीज करेंगे कितना, बाय 4 मीटर पर सेकेंड, देन दिस टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लाइटर बॉडी। तो लाइटर बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी है दिस इज हाफ m by 4 v2 स्क्वायर, इसके बराबर होना चाहिए फिर,
इट इज हाफ m/4 v2 स्क्वायर। ओके, अच्छा तो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो हाफ कैंसिल, इधर हाफ एम कैंसिल एम कैंसिल। अच्छा तो ऊपर ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, हम निकाल सकते हैं दैट इज v1 स्क्वायर इक्वल्स टू v2 स्क्वायर बाय 16, या फिर v2 स्क्वायर इक्वल्स टू 16 v1 स्क्वायर, या फिर v2 इक्वल्स टू 4v1, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ से हम करेंगे हाफ हाफ कैंसिल, एम एम कैंसिल, तो ये हो जाएगा v1 प्लस 4 का होल स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू v2 स्क्वायर बाई 4, v2 स्क्वायर बाई 4, और v2 का वैल्यू कितना है 4v1, तो 16 v1 स्क्वायर बाय 4, और यू कैन राइट 4v1 स्क्वायर। सो आई कैन राइट v1 स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16 प्लस 2v2, सॉरी ये हो जाएगा 8v1, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 4v1 स्क्वायर, और आई कैन राइट 4v1 स्क्वायर माइनस 8v1 माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं v1 इक्वल्स टू प्लस माइनस, सॉरी माइनस b मतलब 8 प्लस माइनस b स्क्वायर दैट इज 64 माइनस 4ac, माइनस मतलब माइनस 4 इंटू ए इंटू सी दैट इज 192 बाई 2a सॉरी ये 3 हो जाएगा ना, ये 3 हो जाएगा, 3 दैट इज 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा v1 इक्वल्स टू माइनस सॉरी प्लस 8 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 256 बाई 6, और v1 इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस 256 का हो जाएगा 16 बाई 6, और v1 इक्वल्स टू 8 प्लस 16 दैट इज 24 बाई 6, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड is the answer. Okay, I hope you have understood this. If you have any doubt, please let me know in the comment section. Till then, have a good day. Take care of yourself. Bye bye.